नमस्ते। इनसाइड भारत में आपका स्वागत है। भारत की पहचान और विविधता की गहरी पड़ताल। आज हम चर्चा करेंगे मेघालय की। मेघालय नाम ही इतना खूबसूरत है। मेघालय नाम सुनते ही बादलों का घर याद आता है ना? हाँ, नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा राज्य जो अपनी जबरदस्त बारिश, हरी भरी वादियों और एक बहुत ही यूनिक कल्चर के लिए जाना जाता है। हाँ, और 1972 में ये असम से अलग होकर बना। ये वाकई भारत की आदिवासी रिचनेस और इकोलॉजिकल वंडर्स का एक जीता जागता सबूत है। बिल्कुल। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? देखिए, आज हम मेघालय के कई पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। इसकी खास ज्योग्राफी, जिसने इसे बादलों का घर बनाया, यहाँ का अनोखा मातृवंशीय समाज मैट्रिलिनियल सिस्टम, जो इसे बाकी भारत से काफी अलग करता है। हाँ, वो तो है। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ खासी, गारो, जैंतिया, उनकी विरासत और हाँ, वो चैलेंजेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो इस खूबसूरत राज्य के सामने हैं, उन पर भी बात करेंगे। ठीक है। तो कहानी शुरू होती है ब्रिटिश काल से भी पहले शायद। हाँ, बिल्कुल। खासी, गारो, जयंतिया जनजातियों के अपने राज्य थे, अपने नियम कानून थे, उनकी अपनी व्यवस्था थी। और अंग्रेजों ने भी इनकी इस खासियत को पहचाना। मतलब उन्होंने उन्हें काफी हद तक ऑटोनोमस रखा, असम के मैदानी इलाकों से अलग मानते हुए। सही कहा। और आज़ादी के बाद ये असम का हिस्सा तो बने, लेकिन संविधान की 6th शेड्यूल, छठी अनुसूची, जो आदिवासी क्षेत्रों को स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नेंस के विशेष अधिकार देती है, के तहत इन क्षेत्रों के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ADCs बनाई गई। अच्छा। पर अलग राज्य की मांग उठती रही, अपनी यूनिक आइडेंटिटी और ज्यादा ऑटोनॉमी के लिए। तो काफी सालों के आंदोलन और बातचीत के बाद 21 जनवरी 1972 को नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत मेघालय भारत का 21वां राज्य बना। ये तो वहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस की एक बड़ी जीत रही होगी। बिल्कुल, एक लंबे संघर्ष का नतीजा था ये। चलिए अब जरा इसकी ज्योग्राफी पे आते हैं, जिसने इसे इसका नाम दिया बादलों का घर। लोकेशन तो पता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्व में असम और दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हाँ, और बांग्लादेश के साथ करीब 443 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है। एरिया वाइज देखें तो छोटा राज्य है, करीब 22,429 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की जमीन यानी टोपोग्राफी वो कैसी है? सुना है काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत फैसिनेटिंग है। ये मेघालय पठार पर बसा है, जो असल में प्रायद्वीपीय भारत के पुराने डेक्कन प्लाटो का ही एक हिस्सा है, न कि हिमालय का। अच्छा, ये बात तो ज्यादा लोगों को पता नहीं होगी। हाँ, ये इसे जियोलॉजिकल तौर पर काफी अलग बनाती है। ऊंचाई समुद्र तल से 150 मीटर से लेकर 1961 मीटर तक जाती है, जिसमें शिलोंग पीक सबसे ऊंचा पॉइंट है। आपको यहाँ रोलिंग हिल्स मिलेंगी, गहरी घाटियां और उमगोट जैसी खूबसूरत नदियां और बहुत सारे वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स तो बहुत सुने हैं मेघालय के। और हाँ, केव्स। यहाँ 1580 से ज्यादा केव्स खोजी जा चुकी हैं। ये स्पिलियोलॉजिस्ट्स यानी गुफा वैज्ञानिकों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ियां यही हैं। और एक और दिलचस्प बात, वो जो छोटा नागपुर पठार और गारो हिल्स के बीच एक गैप है, जिसे मालदा गैप कहते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, राजमहल गारो गैप या मालदा गैप, ये असल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बना एक मैदानी इलाका है। ये गैप ही मेघालय के पठार को बाकी पेनिनसुला इंडिया से अलग करता है। समझा। और क्लाइमेट, जाहिर है बारिश के बिना तो बात अधूरी है। बिल्कुल, क्लाइमेट मॉडरेट रहता है, पर ह्यूमिडिटी काफी हाई होती है। और बारिश तो पूछिए मत। हाँ, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह वही है ना? मौसिनराम। हाँ, मौसिनराम, जहां औसतन सालाना 11,872 मिलीमीटर बारिश होती है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पास ही चेरापूंजी सोरा भी है, जो पहले वेटेस्ट प्लेस कहलाता था। ये दोनों ईस्ट खासी हिल्स में हैं। इतनी बारिश होती क्यों है वहाँ? क्या कारण है इसका? इसके पीछे खासी पहाड़ियों की जो बनावट है वो फनल शेप्ड है, कीपनुमा। तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मॉइस्चर लेडन हवाएं इन पहाड़ियों से टकराकर ऊपर उठती हैं, फिर ठंडी होकर कंडेंस होती हैं और फिर बादल बनकर वहीं बरस जाती हैं। अच्छा, ये मैकेनिज्म है। हाँ, पर इसमें एक पैराडॉक्स भी है। पैराडॉक्स? कैसा पैराडॉक्स? इतनी ज्यादा बारिश के बावजूद ड्राई सीजन में, खासकर सर्दियों में, पानी की कमी हो जाती है। अरे, ऐसा क्यों? क्योंकि पहाड़ी ढलान होने की वजह से बारिश का पानी तेजी से बह जाता है, जमीन ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और वाटर रिटेंशन कम होता है। सो अ लैंड ऑफ रेन फेसिंग वाटर स्कैर्सिटी।
क्वाइट आयरॉनिक। वाओ, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब यहाँ रहने वाले लोगों की बात करते हैं। पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन करीब 3.3 मिलियन है, मतलब भारत के कम आबादी वाले राज्यों में से एक है ये। पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है, करीब 132 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। और ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं? हाँ, लगभग 80% आबादी गांव में रहती है और युवा आबादी का रेशियो ज्यादा है। मुख्य जनजातियां हैं खासी, जो सबसे बड़ी है सेंट्रल और ईस्टर्न हिल्स में, गारो, जिन्हें अचिक भी कहते हैं, वेस्टर्न गारो हिल्स में, और जयंतिया, जिन्हें पनार कहते हैं, ईस्टर्न जयंतिया हिल्स में। और इन्हीं के नाम पर पहाड़ियों के नाम हैं? बिल्कुल। और सबसे यूनिक बात, मैट्रिलिनियल सिस्टम। ये क्या है एग्जैक्टली? खासी, गारो, जयंतिया तीनों प्रमुख समुदायों में ये सिस्टम चलता है, जहां वंश माँ के नाम से चलता है, मैट्रिलिनियल डिसेंट, और संपत्ति भी माँ से बेटी को जाती है, मैट्रिलिनियल इनहेरिटेंस। अच्छा। हाँ, आमतौर पर परिवार की सबसे छोटी बेटी, जिसे खासी में का खद्दू कहते हैं, को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है और उसी पर बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल की जिम्मेदारी भी होती है। और बच्चे माँ का सरनेम लेते हैं? हाँ, बच्चे माँ का सरनेम लेते हैं और शादी के बाद पुरुष अक्सर पत्नी के घर मैट्रिलोकल रेजिडेंस जाकर रहते हैं। ये वाकई में महिलाओं को समाज में खास दर्जा देता होगा, पर क्या ये दर्जा रियल पॉलिटिकल या इकोनॉमिक पावर में भी ट्रांसलेट होता है? ये एक सवाल मन में आता है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। मैट्रिलिनियल सिस्टम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और संपत्ति का अधिकार तो देता है, लेकिन क्या उन्हें पारंपरिक या आधुनिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में बराबर की डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है? ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स मिलना एक बात है और डिसीजन मेकिंग पावर दूसरी। बिल्कुल। रिसर्च और लोकल वॉइसेस अक्सर इस बात पर बहस करती हैं कि इनहेरिटेंस राइट्स के बावजूद पब्लिक स्फीयर में पुरुषों का दबदबा अभी भी ज्यादा है। ये कोई सिंपल इक्वेशन नहीं है, इसमें काफी न्यूआंसेस हैं। इंटरेस्टिंग न्यूआंस। अच्छा, भाषाओं की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश है शायद? हाँ, मेघालय उन कुछ भारतीय राज्यों में से है जहां इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है और शिक्षा का माध्यम भी। और लोकल भाषाएं? इसके अलावा खासी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, करीब 50% लोग, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली के हैं, यानी इसका संबंध साउथ ईस्ट एशिया की भाषाओं से है, भारत की मुख्य इंडो आर्यन या द्रविडियन भाषाओं से नहीं। अच्छा, ये भी अलग है? हाँ, इसकी अपनी स्क्रिप्ट नहीं है, रोमन स्क्रिप्ट ज्यादातर इस्तेमाल होती है। गारो भाषा करीब 30% लोग टिबेटो बर्मन फैमिली की है। पनार भाषा जयंतिया हिल्स में बोली जाती है। इनके अलावा हिंदी, बंगाली, नेपाली, असमी भी शहरी इलाकों में सुनने को मिलती हैं। और धर्म? क्रिश्चियनिटी का काफी प्रभाव लगता है, जैसा आपने कहा। बिल्कुल। करीब 75% आबादी ईसाई है, जिनमें प्रेस्बिटेरियन, बैप्टिस्ट और कैथोलिक प्रमुख डिनोमिनेशंस हैं। 19th-20th सदी में क्रिश्चियन मिशनरीज का यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य में काफी योगदान रहा और धर्म परिवर्तन भी बड़े पैमाने पर हुआ। और इंडिजिनस बिलीफ्स? करीब 12% लोग अभी भी अपनी इंडिजिनस बिलीफ्स, जिन्हें अक्सर सेन खासी या सोंगसारेक गारो कहा जाता है, मानते हैं। लगभग 11% हिंदू हैं और बाकी मुस्लिम और अन्य। और धर्म और जनजाति का कनेक्शन भी है? हाँ, एक दिलचस्प पैटर्न ये है कि धर्म और जनजाति में गहरा कनेक्शन दिखता है। जैसे 90% गारो और 80% खासी ईसाई हैं, जबकि हाजोंग, कोच, राभा जैसी जनजातियों में 95% से ज्यादा हिंदू हैं। चलिए अब थोड़ी कल्चर, फेस्टिवल्स और आर्ट की बात करते हैं। त्योहार तो बहुत होते होंगे वहाँ, रंग बिरंगे। हाँ, मेघालय फेस्टिवल्स का राज्य है, सही कहा आपने। खासी लोगों का शैडसुक माइनसियम अप्रैल में, बुआई के मौसम का स्वागत, और नोंगक्रेम डांस नवंबर में अच्छी फसल और समृद्धि के लिए प्रमुख है। नोंगक्रेम डांस में पारंपरिक सीएम यानी राजा खास रस्में करते हैं। और गारो और जयंतिया? गारो का वंगाला फेस्टिवल, 100 ड्रम फेस्टिवल, नवंबर में फसल कटाई के बाद बहुत मशहूर है अपने एनर्जेटिक डांस और ड्रमिंग के लिए। और जयंतिया का बेदिन क्लैम, जुलाई में बुराई और बीमारियों को दूर भगाने के लिए मनाया जाता है। वाह। और क्रिसमस, ईस्टर? जाहिर है, क्रिसमस और ईस्टर भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, क्योंकि आबादी का बड़ा हिस्सा ईसाई है। और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, बैम्बू का काम तो सुना बहुत होता है। हाँ, बैम्बू और केन वर्क यहाँ की पहचान है।
कारीगर इनसे खूबसूरत टोकरियां, फर्नीचर, चटाइयां और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बनाते हैं। बहुत स्किल्ड होते हैं वो। और कपड़े, वीविंग? ट्रेडिशनल हैंडलूम वीविंग में भी खास ट्राइबल पैटर्न्स वाले शॉल और कपड़े बनते हैं। एरी सिल्क काफी फेमस है। वुड कार्विंग, पॉटरी और पारंपरिक सिल्वर और बीड ज्वेलरी भी यहाँ की कला का हिस्सा हैं। और म्यूजिक एंड डांस, पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन से हैं? म्यूजिक और डांस तो लाइफ का इंटेग्रल पार्ट है। पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे ख्रिंग पड्या, जो बांस के ड्रम जैसा होता है, और द्वितारा, एक 2 तार वाला वाद्य, इस्तेमाल होते हैं। हर जनजाति के अपने खास नृत्य हैं। और शिलांग को रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये कैसे? बिल्कुल, शिलोंग का कंटेम्प्रेरी म्यूजिक सीन, खासकर रॉक और ब्लूज, बहुत वाइब्रेंट है। कई मशहूर बैंड्स यहीं से निकले हैं। लोग संगीत के बहुत शौकीन हैं। NH7 वीकेंडर जैसे फेस्टिवल्स भी होते हैं वहाँ? हाँ, NH7 वीकेंडर जैसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स भी यहाँ होते हैं, जो देश विदेश से म्यूजिक लवर्स को अट्रैक्ट करते हैं। माहौल ही अलग होता है उस समय। सुनने में ही मजा आ रहा है। खाने की बात करें तो व्हाट्स मेघालयन कुजीन लाइक, क्या खास है? मेघालयन क्विजीन काफी सिंपल और अर्थी होता है। जैसा मैंने कहा, मसालों का इस्तेमाल कम होता है, जोर लोकल फ्रेश इंग्रेडिएंट्स पर रहता है। चावल मेन स्टेपल है। कुछ पॉपुलर डिशेस के नाम? हाँ, कुछ पॉपुलर डिशेस है। जादौ, ये चावल और मीट, अक्सर पॉक की खासी डिश है। दोनायोंग, ब्लैक सेसमी सीड्स के साथ बनी पॉक करी। टुंगरिम बाई, ये फर्मेंटेड सोयाबीन से बनी एक पंजेंट करी होती है। अच्छा, फर्मेंटेड फूड भी? हाँ, फर्मेंटेड फूड, बैम्बू शूट्स, जंगली मशरूम और पॉक का खूब इस्तेमाल होता है। नखम बिची भी है, जो सूखी मछली का गारो सूप होता है। पुमलोय, स्टीम्ड राइस केक, और ख्योत, जयंतिया राइस बियर भी हैं। काफी यूनिक लग रहा है। और वो सुपारी? और हाँ, सुपारी पान के पत्तों के साथ चबाना एक बहुत कॉमन सोशल कस्टम है। मेहमान नवाजी का हिस्सा भी है ये। ठीक है, अब जरा अर्थव्यवस्था पर आते हैं। इकोनॉमी कैसी है मेघालय की? प्राइमरीली एग्रेरियन है शायद? हाँ बिल्कुल, करीब 2/3 आबादी अपनी लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटीज पर निर्भर है। फसलें कौन सी? मुख्य फसलें हैं चावल, मक्का, आलू, अदरक, हल्दी और फल जैसे संतरे, अनानास, केले। यहाँ की हल्दी, लाकाडोंग टर्मरिक, बहुत फेमस है अपने कर्क्यूमिन कंटेंट के लिए। और झूम कल्टीवेशन, वो अभी भी होती है? हाँ, पारंपरिक झूम कल्टीवेशन यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन अभी भी कुछ इलाकों में प्रैक्टिस होती है। हालांकि सरकार अब सेटल्ड और टेरेस कल्टीवेशन को प्रमोट कर रही है, क्योंकि झूम से डिफॉरेस्टेशन का खतरा रहता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी सुना है? हाँ, मेघालय ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी काफी आगे बढ़ रहा है। सुपारी, तेज पत्ता और झाड़ू घास, ब्रूम ग्रास जैसी कैश क्रॉप्स भी इनकम का इम्पोर्टेंट सोर्स हैं। और इंडस्ट्रीज, मिनरल्स का जिक्र हुआ था शुरू में। हाँ, मेघालय खनिजों से भरपूर है। कोल, लाइमस्टोन, यूरेनियम, सिलिमेनाइट यहाँ मिलते हैं। कोल माइनिंग एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी रही है, लेकिन इसने एनवायरनमेंट और सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। वो रैट होल माइनिंग वाला इशू है? हाँ, खासकर अनरेगुलेटेड रैट होल माइनिंग की वजह से काफी हादसे भी हुए और एनवायरमेंटल डैमेज भी। NGT ने इस पर रोक भी लगाई थी। लाइमस्टोन माइनिंग सीमेंट उद्योग को सपोर्ट करती है और राज्य में कई बड़े सीमेंट प्लांट्स हैं। और छोटे उद्योग? छोटे उद्योगों में सेरिकल्चर, रेशम उत्पादन, हैंडीक्राफ्ट्स और फूड प्रोसेसिंग, खासकर फलों का प्रिजर्वेशन शामिल है। और यूरेनियम माइनिंग का मुद्दा, वो काफी सेंसिटिव है ना? बहुत, आपने बताया था। बहुत ज्यादा। केंद्र सरकार डोमिया सैट और वाक्काजी जैसे इलाकों में यूरेनियम खनन करना चाहती है, जिसका स्थानीय खासी समुदाय, खासकर खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल KHADC 1980 से लगातार विरोध कर रहा है। वो 6th शेड्यूल के अधिकारों का हवाला दे रहे हैं। हाँ, वो संविधान की 6th शेड्यूल के तहत मिले अपने अधिकारों, अपनी जमीन पर कंट्रोल का हवाला दे रहे हैं। उनकी मेन कंसर्न्स क्या हैं? डर किस बात का है? उनकी चिंताएं दोहरी हैं। पहला, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। उन्हें डर है कि यूरेनियम माइनिंग से जमीन, पानी और हवा में रेडियो एक्टिव कंटैमिनेशन फैल सकता है, जिससे लोगों की हेल्थ और एनवायरनमेंट को लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। ये इलाका हमेशा के लिए बदल सकता है। और दूसरा, ये उनकी जमीन और संसाधनों पर उनके अधिकार का सवाल है।
उन्हें लगता है कि उनकी सहमति के बिना उनकी जमीन को सिर्फ बाकी भारत की एनर्जी नीड्स पूरी करने के लिए एक रिसोर्स कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वो अपनी ऑटोनॉमी और आइडेंटिटी को लेकर बहुत सजग हैं। यूरेनियम होता क्या है ऐसे जिसके लिए इतना विवाद है? इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? यूरेनियम एक हेवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो नेचुरली पृथ्वी की क्रस्ट में पाया जाता है। इसका मेन यूज न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने में होता है, जहां इसका आइसोटोप यूरेनियम 235 न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल का काम करता है। और क्या यूज है? इसके अलावा मेडिकल फील्ड में रेडिएशन थेरेपी, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी और मिलिट्री पर्पसेस जैसे न्यूक्लियर वेपन्स और सबमरीन्स में भी इसका यूज होता है। भारत में इसके मुख्य भंडार झारखंड, जादूगोड़ा, आंध्र प्रदेश और मेघालय में पाए गए हैं। ओके, समझा। ये वाकई एक कॉम्प्लेक्स इशू है। अब बात करते हैं टूरिज्म की। ये तो मेघालय के लिए एक बड़ा पोटेंशियल रखता होगा। बिल्कुल, टूरिज्म एक मेजर ग्रोथ सेक्टर है मेघालय के लिए। मेघालय की नेचुरल ब्यूटी, ऊंचे पहाड़, गिरते झरने जैसे नोखालिकाई फॉल्स, जो भारत का सबसे ऊंचा प्लंज वाटरफॉल है, रहस्यमयी केव्स जैसे मौजमाई केव, और वो दौकी नदी, उमगोट नदी। हाँ, दाउकी की उमगोट नदी जिसका पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि नावें हवा में तैरती सी लगती हैं। ये सब दुनिया भर से पर्यटकों को खींचती हैं। और एडवेंचर टूरिज्म भी। जैसे ट्रेकिंग, केविंग। हाँ, ट्रेकिंग, केविंग, स्पिलंकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग के लिए भी यहाँ बहुत स्कोप है। राजधानी शिलोंग के बारे में बताएं। स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते हैं उसे। हाँ, शिलोंग में वॉर्ड्स लेक है, एलिफेंट फॉल्स है, डॉन बॉस्को म्यूजियम है जो नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को दिखाता है, वो सब देखने लायक है। चेरापूंजी सौरा में नोखलाइकाई फॉल्स के अलावा सेवन सिस्टर्स फॉल्स, मौजमाई केव भी हैं। और वो सबसे साफ गांव मोलिनोंग। हाँ, मोलिनोंग गांव को एशियाज क्लीनेस्ट विलेज का खिताब मिला है। तुरा गारो हिल्स का मुख्य शहर है, जहां नोक्रेक नेशनल पार्क जो यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है और बालपक्रम नेशनल पार्क है, अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं। और सेक्रेड ग्रोव्स, पवित्र जंगल। हाँ, मैफ्लैंग सेक्रेड फॉरेस्ट जैसे पवित्र जंगल भी हैं जिन्हें खासी समुदाय ने सदियों से प्रोटेक्ट किया है। वहां पेड़ों को काटना मना है। ये ट्रेडिशनल कॉन्जर्वेशन का बेहतरीन उदाहरण है। और जाहिर है लिविंग रूट ब्रिजेस, ये तो मेघालय की सबसे यूनिक चीजों में से एक हैं। इनके बारे में और बताइए। डेफिनेटली, ये इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है, प्रकृति और इंसान के कोलैबोरेशन का। खासी और जयंतिया जनजाति के लोग फाइकस इलास्टिका यानी इंडियन रबर ट्री के एरियल रूट्स को गाइड करके बुनकर नदी या नालों के आर पार पुल बनाते हैं। ये जड़ें आपस में जुड़ जाती हैं। हाँ, ये जड़ें आपस में जुड़कर ग्राफ्ट होकर समय के साथ और मोटी और मजबूत होती जाती हैं। ये कोई रातों रात नहीं बनता, इसमें सालों दशकों लगते हैं। कितने पुराने हो सकते हैं ये पुल और कितने मजबूत? कुछ पुल तो 500 साल से भी ज्यादा पुराने बताए जाते हैं और ये कंक्रीट के पुलों के विपरीत समय के साथ और मजबूत होते हैं। ये 50 से ज्यादा लोगों का वजन आसानी से झेल सकते हैं। कैसे बनाते हैं? कोई खास टेक्निक? हाँ, DW हिंदी के एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था कि कैसे सुपारी के खोखले तनों से जड़ों को दिशा दी जाती है ताकि वो नदी के पार पहुंच सकें। बांस के मचान शुरुआती सहारा देते हैं। धीरे धीरे जड़ें आपस में गुथ कर एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। नोंगरियाट में तो डबल डेकर रूट ब्रिज भी है। डबल डेकर, कमाल है। हाँ, ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होता है। ये ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज का बेहतरीन उदाहरण है। अमेजिंग। लेकिन क्या बढ़ते टूरिज्म का इन पर नेगेटिव असर भी पड़ रहा है? ये चिंता तो होगी। हाँ, ये चिंता का विषय है। कुछ जगहों पर इनके आसपास कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बन गए हैं जो इनके नेचुरल सेटिंग को खराब करते हैं। ज्यादा टूरिस्ट के आने से कुछ पुल, खासकर पुराने वाले, पर दबाव बढ़ रहा है, वो कमजोर हो रहे हैं। तो संरक्षण के लिए क्या हो रहा है? अच्छी बात यह है कि मेघालय के 72 गांवों को, जहां ये जड़ पुल हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। इससे उम्मीद है कि इनके कंजर्वेशन के लिए फंड्स और एक्सपर्टीज मिलेगी। पर चैलेंज क्या है? पर असली चैलेंज ये है कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो और लोकल कम्युनिटीज की जरूरतों और मर्जी के हिसाब से हो, सिर्फ टूरिज्म बढ़ाने पे फोकस ना हो। सही बात है। तो यूनिक चीजों की लिस्ट काफी लंबी है मेघालय में। वेटेस्ट प्लेसेस, मेट्रीलिनियल सिस्टम, रूट ब्रिजेस, 1000 से ज्यादा केव्स,
मोनोलिथ्स, वो बड़े पत्थर जो स्मारक जैसे लगते हैं, इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा, एशियाज क्लीनेस्ट विलेज। यूनिक गवर्नेंस सिस्टम जिसमें ट्रेडिशनल दरबार स्ट्रॉन्ग के साथ 6th शेड्यूल वाली एडीसीज भी काम करती हैं, रॉक कैपिटल वाली पहचान, वाकई कमाल है। बिल्कुल, लेकिन इन विशेषताओं के साथ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं, जैसा आपने पहले भी कहा था। हाँ, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जैसे कि क्या मुख्य चैलेंजेस हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच बैलेंस बनाना। माइनिंग, खासकर कोल और लाइमस्टोन को ठीक से रेगुलेट करना ताकि एनवायरनमेंट डैमेज कम हो। डिफॉरेस्टेशन भी एक मुद्दा होगा। हाँ, डिफॉरेस्टेशन रोकना, जो झूम कल्टीवेशन से भी जुड़ा है। हालांकि झूम उनकी परंपरागत पद्धति है, तो उसका ऑल्टरनेटिव देना भी जरूरी है। वाटर मैनेजमेंट को बेहतर करना ताकि बारिश के पानी को कंजर्व किया जा सके, खासकर ड्राई सीजन के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक चैलेंज होगा पहाड़ी इलाकों में। कनेक्टिविटी कैसी है? बिल्कुल, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डिजिटल कनेक्टिविटी को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज है। हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। और इकोनॉमी के लेवल पर इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। सिर्फ एग्रीकल्चर और माइनिंग पर निर्भरता कम करके सस्टेनेबल टूरिज्म, एग्रो प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आईटी सेक्टर जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना होगा। युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी होंगी। और सोशल लेवल पे मैट्रिलिनियल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में भी सोशल लेवल पर डेवलपमेंट का बेनिफिट सभी कम्युनिटीज तक पहुंचे, ये इंश्योर करना। माइग्रेशन से जुड़े इश्यूज को हैंडल करना, ट्रेडिशनल कल्चर और मॉडर्निटी के बीच संतुलन बनाना। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, मैट्रिलिनियल सिस्टम में महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स के साथ साथ रियल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर कैसे मिले, इस पर काम करना होगा। और सीमा प्रबंधन, बांग्लादेश बॉर्डर का इशू। हाँ, बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन और बॉर्डर मैनेजमेंट भी एक पर्सिस्टेंट इशू रहा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी पहले एक कंसर्न थी, हालांकि हाल के वर्षों में इसमें सुधार आया है, पर गठबंधन सरकारों का दौर रहा है। काफी सारे चैलेंजेस हैं। यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है, जो शायद हम अपने लिसनर्स के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, बताइए। मेघालय का मातृवंशीय समाज अक्सर महिला सशक्तिकरण के एक मॉडल की तरह देखा जाता है ना? पर क्या संपत्ति का अधिकार मिलना ही काफी है? वास्तविक राजनीतिक और आर्थिक शक्ति कितनी महिलाओं के पास है, खासकर डिसीजन मेकिंग रोल्स में? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन और बाहरी प्रभाव बढ़ रहा है, क्या ये अनोखी सामाजिक व्यवस्था दबाव में है? अगर हाँ, तो ये कैसे बदल रही है और इसका भविष्य क्या होगा? ये सवाल सिर्फ मेघालय के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर में जेंडर, कल्चर और सोसाइटी को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल सही। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर और गहराई से सोचने की जरूरत है। तो ये थी हमारी आज की मेघालय की गहरी पड़ताल। बादलों, बारिश, जीवित जड़ों, अनोखे समाज, संगीत और भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों का एक मिला-जुला सफर। उम्मीद है आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। हाँ, मेघालय वाकई एक फैसिनेटिंग राज्य है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।